चार्टेड अकाउंटेंट यदि हमें कंप्लीट करना है तो किन स्टेप्स या प्रोसेस को हमें पास करना पड़ता है, तब जाकर हमारा सीए कंप्लीट होगा। तो चलिए जानते हैं कि सीए में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनके पासिंग मार्क्स वगैरह क्या होते हैं। सबसे पहले सीए की यदि हम बात करें, चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें, तो 3 स्टेप में ये होता है। पहला स्टेप होता है आपका फाउंडेशन, दूसरा स्टेप होता है इंटरमीडिएट और तीसरा होता है आपका फाइनल। सबसे पहले यदि हम फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स में जो नाम रखा गया वो फाउंडेशन कोर्स ही नाम रखा गया। इसमें जो वैलिडिटी रहती है वो रहती है 3 साल। मतलब यदि आपने फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो ये फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन 3 साल तक वैलिड रहता है। यदि 3 साल में क्लियर हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं देनी पड़ती एक्स्ट्रा। बट यदि 3 साल में आप किसी कारणवश फाउंडेशन कोर्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसकी फीस फिर से देनी होती है आपको। फिर से 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। ये फाउंडेशन कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 साल है। सीए के कोर्स की वैलिडिटी 3 साल नहीं है। इसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन पे बात करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन कोर्स में कब करवा सकते हैं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात यदि हम करें तो आफ्टर 10th, जैसे ही आप 10th पास हो जाते हैं तो आप फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स के लिए आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या आप 12th पास होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब 12th पास आपने चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट से की हो या किसी अदर सब्जेक्ट से की हो या कितने भी मिनिमम परसेंटेज हो आपके, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। बस 12th पास आउट होना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करें एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी की, कि आप रजिस्ट्रेशन तो करा लिए इस कोर्स में, अब एग्ज़ाम आप कब दे पाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए यहाँ प्रोसीजर ये होता है कि जैसे ही आप 12th पास हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी परसेंट से, तो आप एग्ज़ाम के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। अब एग्ज़ाम के बाद में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की बात करते हैं हम, कि जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी आखिरी तारीख क्या होती है, क्योंकि उसी के बेस पर आपको एग्ज़ाम देने को मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट पहली होती है 31 दिसंबर के पहले। 31 दिसंबर के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है फाउंडेशन कोर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, एक और डेट होती है 30 जून। 30 जून के पहले भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब हम यूं कहें कि रजिस्ट्रेशन साल में कभी भी आप करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन साल में आप कभी भी करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, एग्ज़ाम फॉर्म कब भराते हैं। फाउंडेशन कोर्स की एग्ज़ाम जो होती है उसके फॉर्म कब भराते हैं, तो एक तो फरवरी में भराते हैं और एक अगस्त में भराते हैं। ठीक है। अब एग्ज़ाम होती कब है, सीए फाउंडेशन कोर्स की एग्ज़ाम एक तो मई में होती है और एक नवंबर में होती है। यदि आप मई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको फरवरी में फॉर्म भरना होगा और 31 दिसंबर के पहले आपको फाउंडेशन कोर्स में क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और यदि आप नवंबर वाले अटेम्प्ट को देना चाहते हैं, क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है। साल में कितनी बार एग्ज़ाम होती है, 2 बार एग्ज़ाम होती है। यदि नवंबर अटेम्प्ट आप देना चाहते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में 30 जून के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा और नवंबर में आप क्या कर पाएंगे, एग्ज़ाम दे पाएंगे। देखिए, इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम के बीच में मिनिमम 4 मंथ का गैप होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट 4 महीने कम से कम स्टडी कर लेवे। तो जैसे 31 दिसंबर के पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का गैप हो गया। फिर मई में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा
और यदि आप नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपने जून के पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का गैप मिल गया और नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के बीच 4 मंथ का गैप आपको रखना है, तो आप उस अटेम्प्ट को दे पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 जनवरी को रजिस्ट्रेशन कराया, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप मई का अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे, आप नवंबर वाला अटेम्प्ट दे पाएंगे। आपको ज्यादा समय मिल जाएगा, आप ज्यादा एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एक ही बार फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और फिर आप एग्जाम 3 साल में कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के बाद में यदि हम आगे बात करें सब्जेक्ट की, कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं। यदि हम फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो इसमें हमने कुछ कॉलम बना लिए, सब्जेक्ट, पैटर्न, मैक्सिमम मार्क्स, ग्रुप और पासिंग मार्क्स के। ठीक है, अब सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो पहला सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो पेपर होता है आपका, ये जो पेपर होता है, अच्छा सारे पेपर 3 आवर्स के ही होते हैं, 3-3 घंटे के ही होते हैं। ये जो पेपर होता है आपका वो डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब ये है कि इसमें आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर या सवालों को आपको हल करना रहेगा कॉपी में, है ना। इसका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इस ग्रुप में एक ही पेपर होता है और इसका पासिंग मार्क्स होता है 40%, मतलब 100 में से 40 मार्क्स आपको आने चाहिए। इसके बाद सेकंड पेपर होता है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसके 2 हिस्से होते हैं, इस पेपर के 2 पार्ट एक ही दिन होते हैं, 3 घंटे में ही होते हैं। बट ये पेपर कितने सेक्शन में बना होता है, 2 सेक्शन में बना होता है और ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है, आपका डिटेल में होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स आपको क्या करना होते हैं, लिखने होते हैं। अब पहला पार्ट का इसको नाम दिया गया बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का पेपर 60 मार्क्स का होता है और दूसरा होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसका पेपर 40 मार्क्स का होता है। ये दोनों पेपर को यदि मिला लिया जाए तो मिलाकर 100 मार्क्स का एक ग्रुप हुआ। इसमें से आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 40 चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि 60 में से 30 आ गए और 40 में से 10 आ गए। 60 में से आपको 30 मार्क्स आ गए और 40 में से कितने आ गए, 10। तो ओवरऑल 40 मार्क्स हो गए, आप पास माने जाएंगे, आप पास माने जाएंगे। इसमें 40% इंडिविजुअल जरूरी नहीं है, इसमें 40% इंडिविजुअल जरूरी नहीं है, जरूरी है कि 100 में से 40% आपको आने चाहिए। क्लियर। चलिए, थर्ड सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जो पेपर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है। किस पैटर्न में होगा, ऑब्जेक्टिव। मल्टीपल चॉइस के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। ऊपर के 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव थे, नीचे का जो पेपर है ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। अच्छा, ये पेपर भी 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक ही दिन होगा, 3 घंटे का होगा, बट उसके सेक्शन जो होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, पहला होता है बिजनेस मैथमेटिक्स का जो कि 40 मार्क्स कैरी करता है। दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जैसे ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं इसमें, है ना। आप बोलें तो कुछ डायग्राम से रिलेटेड सवाल आते हैं, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स होता है उस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ये होता है 20 मार्क्स का। इसका सी सेक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ ऑप्शन क्वेश्चन थ्योरी और सवालों के होते हैं। इन तीनों को यदि हम ऐड कर लें तो ये 100 मार्क्स का हुआ, इसमें से भी 40% आपको रिक्वायर्ड रहता है। फोर्थ सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये जो पेपर होता है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ये पेपर भी आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 60 मार्क्स कैरी करता है। दूसरा होता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो कि 40 मार्क्स कैरी करता है। टोटल ग्रुप 100 का हुआ और इसका 40% आपको लाना कंपलसरी होता है।
अब सीए में दो पासिंग क्राइटेरिया होते हैं। एक तो हर पेपर में आपको 40-40% लाना जरूरी है, इंडिविजुअल पेपर में 40-40% लाना जरूरी है, और ओवरऑल यदि बात करें तो 100, 200, 300, 400, टोटल 400 मार्क्स हुए आपके। कितने मार्क्स हुए? 400। तो 400 का 50% लाना जरूरी है। मतलब दो क्राइटेरिया हैं। मान लीजिए यहां सब में आपको 40-40 मार्क्स आ गए तो भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। यहां 40-40 मार्क्स आ गए तो भी आपका ये कोर्स क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको 400 में से यहां 200 नंबर आना जरूरी है। 400 में से टोटल कितने परसेंट जरूरी है? 50%, मतलब 200 मार्क्स, 200 मार्क्स कंपलसरी हैं। तो सीए में पासिंग दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो इंडिविजुअल 40% आना चाहिए, और एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 50% मार्क्स होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में हम बात करते हैं फीस की। यदि मुझे फाउंडेशन कोर्स को रजिस्टर्ड करना है तो उसमें फीस कितनी लगती है? तो फाउंडेशन कोर्स के रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है वो 9,000 रुपीज़ होती है। इसका एक प्रॉस्पेक्टस आता है, उस प्रॉस्पेक्टस की फीस 200 होती है, और टोटल फीस जो लगती है वो 9,200 रखती है। एग्ज़ाम फीस की बात करें तो एग्ज़ाम फीस अप्रॉक्स 1,500 लगती है इसकी। और कोचिंग की बात करें तो देखिए, जैसे अलग अलग तरह की कोचिंगें होती हैं जो अपने कोर्स प्रोवाइड करती है, तो सभी की अलग अलग फीस होती है। मैंने एक एवरेज कैलकुलेट करके देखा है तो 30,000 to 40,000 इसकी क्या होती है? कोचिंग्स की फीस होती हैं। कोचिंग सीए भी प्रोवाइड करता है। सीए जो आईसीआई होता है, चैप्टर ऑफिस होता है इंदौर का, या जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहाँ की सिटीज़ में भी चैप्टर ऑफिस भी कोचिंग प्रोवाइड करता है, और प्राइवेट कोचिंग्स वाले भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। यदि चैप्टर ऑफिस में आप स्टडी करने जा रहे हैं तो वो भी फीस लेते हैं आपको, इस फीस के अलावा, और कोचिंग वाले तो ऑलमोस्ट फीस लेते ही हैं। अब बात करेंगे हम कि जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है, वो सेकेंड एग्जाम का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कोर्स। पहला फाउंडेशन, दूसरा है आपका इंटरमीडिएट कोर्स। ठीक है, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 4 ईयर होती है। एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन करा कर 4 साल तक आप इस कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो 1 साल में भी क्लियर हो जाता है आप चाहें तो, बट आप यदि एक बार में क्लियर नहीं हो तो अगली बार क्लियर नहीं हो तो अगली बार, ऐसे 4 ईयर तक के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये कोर्स 4 ईयर तक के लिए वैलिड होता है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। यदि आपने फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, पास कर लिया है, तो फिर आप यहां रजिस्टर्ड कर पाएंगे। फाउंडेशन कोर्स को आपने पास कर लिया है तो फिर आप यहां रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या रहती? ऑब्वियसली फाउंडेशन कोर्स आपका क्लियर होगा, और इसके साथ साथ आपका एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग होता है ICITSS करके, तो ये ट्रेनिंग भी आपको क्लियर करना पड़ता है। ये एग्जाम होता है, ट्रेनिंग मतलब एग्जाम होता है। पहले इसकी स्टडी होती है, स्टडी होने के बाद में इसका एग्जाम होता है, फिर आप पास होते हैं तो आप इंटरमीडिएट के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। देन आपने 9 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट की हो, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनके अंडर में रहकर आपने 9 मंथ की आर्टिकल ट्रेनिंग यदि कंप्लीट कर ली है, तो फिर आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, मतलब 1, 2, 3 स्टेप आपको पूरी करनी पड़ेगी तो आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? केवल फाउंडेशन कोर्स क्लियर होना चाहिए तो आप इस इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका एक रास्ता और होता है कि आपने फाउंडेशन कोर्स तो नहीं किया, बट आपने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप सीए करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपने यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन देने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम एलिजिबिलिटी की। यदि ग्रेजुएशन में आपने
55% से ग्रेजुएशन कॉमर्स के साथ किया है। किसके साथ किया है? कॉमर्स सब्जेक्ट से किया है, और 55% आपका ग्रेजुएशन में बना है तो ही आप इंटरमीडिएट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। बट आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो 60% से आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इंटरमीडिएट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम कि चलिए आपने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। एग्जाम एलिजिबिलिटी की बात करें हमें सेकंड कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में कि आपने ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को ज्वाइन किया, तो पहली बात तो आपने क्या किया है, 55 या 60% से क्या कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया। फिर 9 मंथ की आर्टिकल भी आपने कंप्लीट कर ली, तो आप एग्जाम फॉर्म क्या कर पाएंगे, फिलअप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, कोर्स को यदि आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं, मतलब नहीं समझे हम। जैसे मान लीजिए 12th के बाद आपने फाउंडेशन में क्या किया, 12th के बाद आपने फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लिया और किसी कारणवश आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाया और 3 साल हो गए, तो आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन मान लीजिए कंप्लीट हो गया, तो जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप अब डायरेक्ट कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपने तो रजिस्ट्रेशन कहां से करवा रखा है, फाउंडेशन, और आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ और आप डायरेक्ट कहां आना चाहते हैं, क्योंकि आप इस कैटेगरी में आ गए हैं, तो फिर आप इंटरमीडिएट कोर्स में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फी लगता है 1000 रुपीज। तो आपका जो कोर्स होता है फाउंडेशन से कहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर आप इस प्रोसेस में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या होती है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की यदि बात करें तो 1 सितंबर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और दूसरी डेट होती है 1 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म कब भराते हैं इसके, तो एग्ज़ाम फॉर्म फरवरी में भराते हैं इसके, और दूसरे अगस्त में भराते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, तो एग्ज़ाम सीए के जितने होते हैं वो मई और नवंबर में कंडक्ट होते हैं। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है और एग्ज़ाम की डेट है, इसके बीच में 8 मंथ का गैप होना कंपलसरी होता है। तो 1 सितंबर को आपने यदि रजिस्ट्रेशन कराया है तो मई में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 मार्च के पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो नवंबर वाला अटेम्प्ट आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट की भी साल में कितनी बार एग्ज़ाम होती है, 2 बार, मई और नवंबर में होती है। आगे चलते हैं, अब हम आते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो 2 ग्रुप होते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप होता है और एक सेकंड ग्रुप होता है। हर ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ग्रुप के क्लियर करने हैं और 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको सेकंड ग्रुप के क्लियर करने हैं। तो सब्जेक्ट के नाम और उनके पासिंग मार्क्स हम जानते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटिंग का, 100 मार्क्स का होता है और इसमें 40% कंपलसरी होता है। दूसरा सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, इसके 2 सेक्शन होते हैं, पहला कंपनी लॉ, ये 60 मार्क्स का होता है, दूसरा अदर लॉ, ये 40 मार्क्स का होता है। टोटल मिलाकर 100 नंबर का एक पेपर होगा और 100 मार्क्स में से 40% आपको कंपलसरी लाना रहता है। थर्ड पेपर होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 100 मार्क्स का होता है, सिंगल सेक्शन होता है 100 मार्क्स का और 40% कंपलसरी है। फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, 100 मार्क्स का होता है, 100 एक ही सेक्शन होता है 100 मार्क्स का, 40% कंपलसरी। सिमिलर ये सारे पेपर अब डिस्क्रिप्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, सब में 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सेकंड पासिंग कंडीशन क्या होती है, टोटल 404 पेपर 400 नंबर के हुए और इसमें 50% आपको लाना कंपलसरी होता है। तो ये फर्स्ट ग्रुप के आपके पेपर्स के नाम हुए, सब्जेक्ट के नाम हुए। सेकंड ग्रुप की यदि हम बात करें तो सेकंड ग्रुप में सबसे पहला जो पेपर होता है आपका वो होता है एडवांस अकाउंटिंग, ये 5वां सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट 100 मार्क्स का होता है और 40% कंपलसरी है। 6 होता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, ये अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, नहीं ये एक ही सेक्शन में होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 40% कंपलसरी है।
सेवंथ जो पेपर होता है वो होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 2 पार्ट में बटा होता है। पहला सेक्शन होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि 50 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कि 50 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स, 40% कंपलसरी है। 8th पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस। ये जो होता है 2 पार्ट में होता है। एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि 50 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, ये होता है आपका 50 मार्क्स का। टोटल हुआ 100 मार्क्स का, कंपलसरी है 40%। और सेकंड कंडीशन एज इट इज आपको 400 में से 50% लाना कंपलसरी है। तो होता यूं है कि आप केवल एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, पास करके दूसरे ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप का एक साथ एग्जाम फॉर्म भर दें और 8 सब्जेक्ट का एक साथ क्या दे दें, आप एग्जाम दे दें, यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो ऐसे करके इंटरमीडिएट में आपको ये 8 सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। या तो पहला ग्रुप पहले कर लीजिए, दूसरा ग्रुप बाद में कर लीजिए, या दूसरा ग्रुप आप पहले कर लीजिए और पहला ग्रुप आप बाद में क्लियर कर लीजिए, या दोनों एक साथ भी आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि फीस की क्या कंडीशंस रहती हैं। यदि आप इंटरमीडिएट कोर्स में दोनों ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दोनों ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपकी जो फीस लगनी है वो रजिस्ट्रेशन की 15,000 लगनी है। स्टूडेंट एक्टिविटी फीस 2,000 रुपये लगनी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर आर्टिकल असिस्टेंट 1,000 लगनी है। ऐसे करके दोनों ग्रुप के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 18,000 लगेगी। बट आप सिंगल ग्रुप के लिए यदि रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 13,000 आपकी फ़ीस लगेगी। एग्ज़ाम फ़ी अप्रॉक्स जो होती है वो 1500 के लगभग होती है, कम ज़्यादा CA करते रहता है इसको। कोचिंग फ़ीस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 to 50,000 जो है वो कोचिंग फ़ी लगती है। तो यहाँ आपका जो है वो इंटरमीडिएट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आप थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप जो होता है आपका वो होता है आपका फाइनल कोर्स। फाइनल कोर्स जो है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस कोर्स की वैलिडिटी जो होती है वो 5 ईयर होती है। मतलब फाइनल कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 ईयर के अंदर अंदर आपको क्लियर करना होता है। फाइनल की बात कर रहे हैं हम। और अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की, कब करा सकते हैं हम। तो ऑब्वियसली पिछले एग्ज़ाम को आपने क्लियर किया होगा तो ही करा पाएंगे। तो आफ्टर कंप्लीशन इंटरमीडिएट आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है कि कौन कौन सी कंडीशन आप फुलफ़िल करेंगे तो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो पहला तो ये होता है कि आपने इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट किया हो, उसके साथ साथ में आपने 9 मंथ की यहाँ पर आर्टिकल ट्रेनिंग, 9 मंथ नहीं होता है यहाँ पर 24 मंथ होता है। यहाँ पर 24 मंथ की आपको आर्टिकल ट्रेनिंग क्या करना होती है, कंप्लीट करना होती है। इसके बाद में यदि हम चलते हैं तो पहली कंडीशन आफ्टर कंप्लीशन इंटरमीडिएट, उसके बाद में 24 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होता है, उससे भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हम एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ये भी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। मीन्स आपकी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या हो गई, पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट करना होगा, 24 मंथ की आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगी, और एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, जो कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल का कोर्स होता है उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेट होती है वो लास्ट डेट क्या होती है आपकी 1 सितंबर और 1 मार्च। ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म कब भराते हैं, फरवरी और अगस्त में भराते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, तो CA का कोई भी एग्ज़ाम हो वो हमेशा मई और नवंबर में कंडक्ट होता है। तो ये फाइनल यदि आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसकी ये मिनिमम क्राइटेरिया इस तरह से होते हैं। आते हैं हम सब्जेक्ट की। फाइनल के भी 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और
सेकेंड ग्रुप सारे के सारे जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। आपको पेपर मिलेगा, कॉपी में बड़े बड़े आंसर आपको लिखना होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अब आते हैं हम इसके सब्जेक्ट पर। पहले ग्रुप के सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट होता है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 100 मार्क्स का होता है, 40% कंपलसरी होता है। दूसरा होता है पेपर आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला पेपर सेक्शन होता है इसमें कंपनी लॉ जो कि 60 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है अदर लॉ जो कि 40 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का एक ग्रुप बनता है आपका, 40% कंपलसरी है। थर्ड पेपर एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स होता है, 100 मार्क्स का होगा और 40% कंपलसरी है। फोर्थ पेपर होता है आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, 2 पार्ट में बटा होता है। पहला कॉर्पोरेट लॉ 70 मार्क्स कैरी करता है, इकोनॉमिक लॉ 30 मार्क्स कैरी करता है। टोटल 100 मार्क्स का हुआ और 40% कंपलसरी। सेकेंड पासिंग कंडीशन जो है वो ऐसे ही होता है हमारा कि टोटल मिलाकर 400 होता है और उसमें 50% कंपलसरी है। ये फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होता है। सेकेंड ग्रुप की बात करें हम तो सेकेंड ग्रुप जो होता है इसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूशन का। यहाँ 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और 40% कंपलसरी होता है। 6 पेपर जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट होता है, 100 मार्क्स का होता है और यहाँ भी 40% कंपलसरी है। ये जो 6 पेपर होते हैं तो ये जितने भी पेपर हैं ये पेपर सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। इनमें से किसी एक पेपर को आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे A, B, C, D, E, F ये कुछ अच्छे 5 ऑप्शन जो है 6 ऑप्शन जो हैं वो CA ने आपको दिया है। तो 5th पेपर देने के बाद इन 6 में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होता है। 100 मार्क्स का होता है, 40% कंपलसरी है। इस पेपर की खासियत ये होती है कि ये पेपर आपका 4 आवर का होता है, 4 घंटे का होता है। बाकी सारे पेपर 3 आवर के होते हैं। तो इनमें से कोई एक पेपर आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शन आपको देना होता है। नेक्स्ट आगे चलें। 7th पेपर होता है आपका डायरेक्ट लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, 100 मार्क्स का होता है। 2 पोर्शन में ये पेपर आपका डिस्ट्रीब्यूट रहता है। डायरेक्ट लॉ जो होता है 70 मार्क्स का, इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है 30 मार्क्स का, 100 और 40% कंपलसरी है। 8th पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ये जो पेपर होता है ये भी 2 पार्ट में होता है। एक पहला सेक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और 5 मार्क्स का होता है। दूसरा होता है कस्टम एंड FTP, ये 25 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स कैरी करता है, 40% कंपलसरी है। सिमिलर इसमें भी सेकेंड पासिंग कंडीशन जो है वो 50% कंपलसरी होता है। बात करें फीस की तो यदि दोनों ग्रुप आप एक साथ, अच्छा इसमें रजिस्टर्ड ही एक साथ होते हैं, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो दोनों ग्रुप के एक साथ रजिस्टर्ड कराने की फ़ीस 22,000 रुपये होती है। एग्ज़ाम फ़ी 1500 या इससे थोड़ी सी कम ज़्यादा होती रहती है। उसके बाद में कोचिंग फ़ी 40 to 50,000 अप्रॉक्स होती है। इसकी वेबसाइट होती है www.icai.org। यहाँ जाकर आप सारी डिटेल भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो हमारा इंदौर ब्रांच ऑफिस होता है वो है इंदौर ब्रांच ऑफ CIRCA ICICA भवन, प्लॉट नंबर 19B, स्कीम नंबर 78, नियर न्यू सिक्का स्कूल इंदौर। ये पिन कोड है और ये इसके कॉन्टेक्ट नंबर है। थैंक यू फॉर गिविंग वैल्यूबल टाइम।